हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी का स्वागत है। और आज हमारी पॉलिटिकल की मैराथन नंबर 3 होने वाली है। 2 मैराथन हमने ले ली है और ये आज की मैराथन और इसके अलावा एक और मैराथन और होगी, जिसमें हम आपको पूरी की पूरी पॉलिटी को क्या करा देंगे भाई, ख़त्म करा देंगे। ठीक है। जिन्होंने पिछली 2 मैराथन देख ली हैं वो तीसरी मैराथन में देख सकता है, नहीं तो आप तीसरी सीधे भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ाया है कि कोई सी भी देख लीजिए, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। अगर आपको हमारी ये मैराथन हेल्पफुल लग रही हो ना, तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने हमारी ये मैराथन सभी की सभी ना हेल्पफुल लग रही है। तो हमने क्या किया भाई, मैं बता रहा हूँ कि 1.5 घंटों की वीडियो है। 1.5 घंटों की मैंने 4 वीडियो कहीं आपसे 4 मैराथन लेने की कही है, जिसमें से हम आपको पूरी पॉलिटिकल करा देंगे। ठीक है। और बहुत एक अच्छे लेवल की पॉलिटी हम आपको करा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर क्या होने वाला है? तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा, हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। अब फिलहाल हम ये करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं आज की इस वीडियो में जितने भी पद होते हैं ना, जितने भी पद होते हैं वह सारे के सारे कराऊंगा। वे सारे के सारे जो पद है ना, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, सब, प्रधानमंत्री, जो भी है ना, सारे के सारे कराने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। तो वीडियो को वही स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो भाई, देखो भाई, हमारा टॉपिक है 11 टॉपिक में हम आ चुके हैं, राष्ट्रपति के टॉपिक में। देखो, जो हमारा राष्ट्रपति है उसके अनुच्छेद हमें 52 से लेकर 72 तक देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर 72 तक हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल उम्र, उम्र ध्यान रखना कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल की उम्र होनी चाहिए। आगे, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए कि कोई भी और जॉब या फिर और भी कुछ काम नहीं करना होना चाहिए, मतलब किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। आगे है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। आई बात समझ में? आ गई सर। आगे चलते हम। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होना चाहिए? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है भाई? इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, प्लस लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं, और प्लस में दिल्ली प्लस पुदुचेरी के सदस्य, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में भी हमारी क्या है, राज्यसभा है। दिल्ली और पुदुचेरी में भी राज्यसभा है। मैंने कल बताया था कि कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत यूनियन टेरिटरीज में राष्ट्रपति का शासन होगा। ये कौन सा अनुच्छेद था बताइए? वो अनुच्छेद था अपना 240 अनुच्छेद था। अब मेरे को ये बताओ कि पुदुचेरी में, कहाँ पे? पुदुचेरी में, पुदुचेरी में अपना जो विधानसभा का गठन है कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताइए भाई, जो पुदुचेरी में कौन से अनुच्छेद के तहत अपना उसमें क्या कहते हैं उसको, हाँ, विधानसभा का गठन किया गया है, कहाँ पे? पुदुचेरी में। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, बता दो किसने किया है, नहीं तो मेरे को तो बताना ही है। बताइए बताइए। चलो, आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बता देना। ठीक है। कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं पीछे ही अभी अभी इसको पढ़ा के आया हूँ कि कौन से अनुच्छेद के तहत पुदुचेरी में एक वो होगी। ठीक है। पुदुचेरी में मंत्रिपरिषद का गठन होगा। बताइए। चलो, मैं ही बता देता हूँ इसको आप। ये है आर्टिकल, आर्टिकल 239 के तहत पुदुचेरी में क्या होगा? विधान
पुदुचेरी में मंत्री परिषद का एक गठन होगा, मतलब विधानसभा का गठन होगा 239A। और 240A में क्या था कि जो यूनियन टेरिटरीज में राष्ट्रपति का शासन होगा। अच्छा, इसमें कितने प्रस्तावक होते हैं? 50-50 होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक है और एकल संक्रमणीय पत्ती के द्वारा होता है। कैसे होता है? समानुपातिक और एकल संक्रमणीय पत्ती द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया भाई? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। एक बार फिर से बताता हूँ कि राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। इसमें दिल्ली प्लस पुदुचेरी के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, पुदुचेरी में विधानसभा का गठन आर्टिकल 239A के तहत किया गया है। और 240 के तहत यूटी में राष्ट्रपति का शासन होगा। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक एकल संक्रमणीय पत्ती द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं भाई, कार्यकाल कैसा होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। लगभग हमारे देश में कै साल का कार्यकाल देखने को मिलता है भाई? 5 साल का कार्यकाल देखने को मिलता है। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है भाई? शपथ दिलाता है भाई। त्याग पत्र देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष देता है। देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वह किसे देगा? वह देगा भाई अपना उपराष्ट्रपति को देगा। पर इसकी सूचना सॉरी, गले में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। पहले सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाना। क्या राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले पद से हटाया जा सकता है। इस तरह पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? महाभियोग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? महाभियोग नाम दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में है। और यह महाभियोग कौन से देश से लिया गया है? महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जितने भी पद हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है या फिर राष्ट्रपति को हटाना है, तो ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग है। ठीक है, और 52 के तहत क्या है? राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति का एक पद होगा 52 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? आर्टिकल 61 में महाभियोग है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, देखो 61 ठीक है, 61 को क्या, 61 को कैसे याद रखोगे? 61 को मान लो एक शर्त मान लो, एक शर्त जब सभी की एक शर्त होगी, सभी की एक शर्त होगी, तब क्या होगा? महाभियोग होगा। तब क्या होगा? महाभियोग। एक शर्त से सभी क्या राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, 61 से एक शर्त, ठीक है, एक शर्त से सभी अगर महाभियोग चलाओगे तो राष्ट्रपति को क्या कर दोगे? हटा दोगे। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? आप देखेंगे कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह किस प्रकार होती है। देखो, अगर राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग चलाया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किसी भी सदन में महाभियोग चलाया जा सकता है, परंतु इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी भाई। 14 दिन पहले भाई राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। यह सूचना लिखित रूप में देनी आवश्यक है और जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उस पर जब 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में पेश होगा उसके 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर करके पारित किया जाएगा, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच पड़ताल होती है। अगर दूसरा सदन में 2/3 प्रस्ताव पर हस्ताक्षर पारित कर देता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा समझा जाता है। जिस दिन से महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त होती है उसी दिन राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। सबसे पहले क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार मैं सारा डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। पर इस महाभियोग की प्रक्रिया की सूचना, इसकी महाभियोग प्रक्रिया की सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होगी और ये लिखित रूप में होनी चाहिए। किस रूप में होनी चाहिए? लिखित रूप में यह सूचना होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, ये वह लिखित रूप में सूचना जब होगी जब उस पर 1/4 सदस्य के साइन होंगे। ठीक है, 1/4 सदस्य के क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। 1/4 या 1/3 ये देख लेते हैं। ठीक है, 1/4 ही है। ठीक है, 1/4 सदस्य के क्या होना चाहिए? साइन होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे क्या प्रक्रिया होगी? जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा में महाभियोग का वो चला दिया गया, तो लोकसभा क्या होगी? 1/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर देकर लिखित रूप में राष्ट्रपति को देवेंगे। किससे देवेंगे? या सूचना राष्ट्रपति को देवेंगे। फिर क्या होगा? फिर लोकसभा के अगर 2/3 सदस्य उस पत्र पर साइन कर देंगे तब वो लोकसभा तक पारित हो जाएगा वो महाभियोग। अरे फिर वो पहुंचेगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा राष्ट्रपति के जो कार्य करेगा उनकी जांच पड़ताल करेगी। अगर उड़े तभी वह मेंबर 2/3 उन पर साइन करके भेजते हैं तो नू समझ लो राष्ट्रपति का खेल खत्म। राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा और महाभियोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और ठीक है, और जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा ना, जो राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा उसमें वो उस रिक्ति को 6 मंथ में भरा जाना चाहिए, मतलब 6 मंथ में चुनाव करवाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में आ गई। आगे है, देखो महाभियोग का प्रावधान हमारे देश में अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। नो इनकम टैक्स, उस पर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। इसमें निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा, रहने का स्थान मिलेगा फ्री। आगे चलेंगे, अपने कार्यकाल के दौरान वेतन तथा भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। वार्षिक पेंशन की बात करेंगे तो 9 लाख वार्षिक पेंशन है और उसकी 5 लाख रुपये इसका मासिक वेतन है। 5 लाख रुपये की है मासिक वेतन है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार हैं। राष्ट्रपति को किस किस प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। देखेंगे कि यह भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री क्या करता है? नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं उसकी भी नियुक्ति करता है। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है।
संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त, ये संघीय क्षेत्र क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। संघीय लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और उससे आगे राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, ये अंतर्राज्यीय परिषद नहीं होती, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। अल्पसंख्यक चाहे वो वित्त आयोग के सदस्य हों, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। अगर भारत के राजदूतों की, जो भारत के राजदूत है ना, तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां होती हैं। अब राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियों को देखते हैं। ठीक है, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है। ठीक है, संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। ठीक है, संसद का राज्यसभा लोकसभा प्लस में राष्ट्रपति। ठीक है, कोई बिल विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाएगा। ठीक है, अध्यादेश कौन से उसमें करा है, 123 में। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में, देखो अध्यादेश ऐसे लिखा जाता है ना, अध्यादेश। ठीक है, इसमें देखो 3 आ रहा है, इसमें एक बना देगा। ठीक है, और ये है 2 की 2 बना देगा, 1 2 3। तो अध्यादेश कौन से उसमें करेगा, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद को संबोधित कर सकता है। संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, ये सारे अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना 85 में, अनुच्छेद 85 में है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। सत्रावसान बुलाना और लोकसभा को भंग करना अनुच्छेद 85 में। इसके पास, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं। वित्तीय शक्तियां मतलब धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में हो, कि भाई जो धन विधेयक है उसके ऊपर राष्ट्रपति की जो सहमति है वो पहले ही ले लो। ठीक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पहले ही ले लेनी चाहिए। आकस्मिक निधि का प्रबंधन, आकस्मिक निधि का प्रबंध भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति महोदय सरकार को वार्षिक वित्तीय बजट बुलाने पर जोर देता है। ठीक है, तो अब देखेंगे जो वित्तीय बजट है हमारा, जो संसद में पेश करने को कहते हैं वित्तीय बजट को, अनुच्छेद 112 में है। 112 बजट निकाल दो हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 112 बजट निकाल दो हमारा, अनुच्छेद 112 बजट निकाल दो हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं, न्याय की शक्तियाँ भाई सबसे पहले है समाधान। 72 में क्या है, समाधान। कैसे याद करोगे, देखो ये 7 है और 2 ऐसा नहीं लग रहा कि झुक के इसके सामने क्या मान रहा है, सॉरी मान रहा है, क्षमा मान रहा है। तो 72 में क्या भाई, समाधान की शक्ति है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 143 में परामर्श। ठीक है, अनुच्छेद 143 में क्या है, परामर्श है। परामर्श की शक्ति की जो राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143 में परामर्श की शक्ति है। अध्यादेश 123 में था और बजट का 112 में था और अपना 61 में क्या था, 61 में महाभियोग था, 85 में अपना लोकसभा को भंग कर सकता था। ठीक है, आगे समझ में, अगर राष्ट्रपति के द्वारा समाधान की याचिका को रद्द कर दिया हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। सैन्य शक्तियां देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। पता है, किसी देश के साथ युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति ही देता है। आपात शक्तियां, ये हमारी क्या है, ये हमारी हैं 352 में कौन सी शक्ति है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की शक्ति 352 में है। राष्ट्रीय आपात की शक्ति 352 में है। राष्ट्रपति शासन 354 में और वित्तीय आपात भाई 360 में। वित्तीय आपात कौन से में है, वित्तीय आपात है 360 में है।
आपात की शक्तियां, राष्ट्रपतीय आपात है 352 में, राष्ट्रपति शासन 354 में, और वित्तीय आपात है 360 में है। द्वितीय आपात 360 में। पहला याद रखो, वो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये वित्तीय शक्तियां हैं। आगे चलेंगे। इन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात भारत में कब और कब लगा है? जो भारत में जो राष्ट्रीय आपात है वो हमारा 1962 में लगा था, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ जब लगा था, और 1971 में पाकिस्तान के साथ लगा था। जब क्या था? 1971 में बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के निर्माण के समय, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जब राष्ट्रीय आपात लगा था। तीसरा राष्ट्रीय आपात 1995 में जेबी बाबू के नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन के समय। सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया था भाई? जेपी बाबू ने चलाया था। सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया था? सर्वोदय आंदोलन जेपी बाबू ने चलाया था 1995 में, जब भी भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई थी। एक तो 1962 के टाइम पर, 1962 के टाइम पर राष्ट्रीय आपात लग गया, और दूसरा लग गया 1971 में लग गया था, बांग्लादेश का निर्माण कराया था, और 1995 में अपना जेपी बाबू के नेतृत्व में। आगे भाई पॉकेट वीटो की शक्ति, या पॉकेट वीटो की शक्ति क्या है? देखेंगे कि पॉकेट वीटो की शक्ति भी है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 के तहत अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो उस पर 3 विकल्प होते हैं। पहला, उस पर हस्ताक्षर कर दे, ठीक है। दूसरा, हस्ताक्षर न करके पुनः विचार के लिए भेज दे। तीसरा, पॉकेट वीटो के तहत सुरक्षित कर लेता है। सुरक्षित करने की कोई सीमा नहीं होती, मतलब बिल पड़ा रहा तो पड़ा रह जाता है, अर्थात पारित भी नहीं होता है। तो यह है हमारी अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो की शक्ति। आगे स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति का मतलब क्या है? कुछ ऐसे कंडीशन भारतीय संविधान में बनाए गए हैं कि उस समय राष्ट्रपति की सहायता करने वाला कोई नहीं हो, तो राष्ट्रपति स्वयं ही निर्णय ले सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर किसी दल स्पष्ट बहुमत में प्राप्त नहीं हुआ, तो इस स्थिति में किसी प्रधानमंत्री चुना जाए तो वह निर्णय राष्ट्रपति ले सकता है। यह है स्वविवेक की शक्ति। अब देखेंगे राष्ट्रपति उत्तराधिकार नियम क्या है। अब है राष्ट्रपति उत्तराधिकार नियम क्या है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार नियम, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो संसद जैसा चाहे वैसा उपबंध कर सकती है, ठीक है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति न हो तो क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपादित कर सकता है। और ये उत्तराधिकार नियम 1969 में आया था, 1969 में, ठीक है। 1969 में ये नियम आया था, याद रखो, उत्तराधिकार नियम 1969 में आया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे राष्ट्रपति के रिलेटेड, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश। पहली बात, जो अध्यादेश है कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 123 के तहत आता है। क्या सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये होता है भाई 6 सप्ताह। कितना होता है? 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। उसके बाद चलेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है, अधिकतम संख्या 250। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए, जो किसी बिना विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी नाम था, जो निर्विरोध चले गए, ठीक है। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। कोई भी विरोध नहीं किया, वो की थी नीलम, एकदम रेड्डी थी, बिना विरोध के चुने गए नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे।
आगे चलेंगे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। भारत में चुने गए वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे भाई? गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वीवी गिरी थे। वीवी गिरी थे। गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी थे। कौन थे? याद करो, वीवी गिरी। और जो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? राजेंद्र प्रसाद का था। आगे चलेंगे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये तो बेरा ही है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति का भी काम करा था? कौन था वो? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला था, जिसने कुछ समय तक राष्ट्रपति का भी काम करा है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, ठीक है। और निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी। सबसे बड़ा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का। और गैर कांग्रेसी कौन थे? वीवी गिरी थे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कुछ समय तक किसका कार्य किया है? राष्ट्रपति का, वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? वह जाकिर हुसैन की थी। जाकिर हुसैन कौन थे? तबला वादक थे। कौन थे भाई? तबला वादक थे जाकिर हुसैन, ठीक है। तबला बजाया करते, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की जो मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव हेतु एक विधायक के मत का मूल्य, भाई एक विधायक की बात कह रहे हैं, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है? यह होता है भाई राज्य की कुल जनसंख्या। और जब राज्य की कुल जनसंख्या होगी उसके राज्य के कुल एमएलए गुणा में 100 करेंगे तो ये एक विधायक का वोट होगा। मतलब एक एमएलए के वोट का मूल्य कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य के कुल एमएलए गुणा में 100। आगे चलेंगे। राष्ट्रपति चुनाव हेतु एक सांसद का मत का मूल्य। अब बात आती है एमपी का मूल्य। एमपी का कितना वो होगा, ठीक है। उसका जो होगा राज्य की कुल विधायकों का मूल्य। देखो यहाँ पे विधायकों का मूल्य कैसे आया? विधायकों का मूल्य आया राज्य की कुल जनसंख्या बटे में कुल एमएलए गुणा में 100। अब इसमें क्या आएगा कि सभी राज्यों के विधायकों का कुल मूल्य बटे में लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य, बटे में लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य, इतना मूल्य होगा, ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। कितने वर्ष के लिए रह सकता है? और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 354 में। और राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में आता है? 352 में। और वित्तीय आपात आता है 360 में। आगे चलेंगे। किसने 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? ठीक है, किसने मांग करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। और 1924 में स्वराज पार्टी ने आया। स्वराज पार्टी किसकी पार्टी थी? मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी, ठीक है। पढ़ा कर मैं आया हूं पीछे। राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व संवर्ती सूची के विषयों पर कर सकता है। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। कौन? और अध्यादेश का कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। आई बात समझ में? तो अपना एक बार यह बताओ कि जो हम राष्ट्रपति बजट तैयार करने के लिए कहता है, क्या बजट को तैयार करने के लिए कहता है, यह कौन से अनुच्छेद में आता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
बजट तैयार करने के लिए कहता है? बताओ भाई। बजट कहता है 112 के तहत, बजट कहता है 112, याद कराया था आर्टिकल 112, बजट निकाल दो 12। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? यो भारत भारत डाक अधिनियम था 1986 में, जानी जैल सिंह ने कराया था। कौन सा था भाई? ज्ञानी जैल सिंह ने भारत डाक अधिनियम 1986, भारत डाक अधिनियम 1986 के में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना में किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। प्रतिभा पाटिल कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? प्रतिभा पाटिल कौन सी राष्ट्रपति थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत के राष्ट्रपति की सलाह कौन देता है? संघीय मंत्री परिषद देती है को राष्ट्रपति को सलाह। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? भाई राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। मतलब अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन धन निकाल सकता है? भाई राष्ट्रपति भाई धन निकाल सकता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में जमानत के तौर पर कितनी राशि देनी पड़ती है? भाई 15,000 रुपये की राशि देनी पड़ती है। मतलब जमानत के तौर पर कितने रुपया की राशि जमा करानी पड़ेगी राष्ट्रपति ने? 15,000 की। हमारी वैसे 15,000 की राशि होती है सभी जगह। आगे चलते हैं। भारत के वे कौन से राष्ट्रपति जो एक समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कौन थे? जानी जैल सिंह। और इसने अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग किस उसमें कराया था? भारत डाक अधिनियम 1986 में। राष्ट्रपति उत्तराधिकार नियम कब आया था? 1969 में। भाई किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? कि भाई यो जो क्षेत्र है यो अनुसूचित क्षेत्र है, यो राष्ट्रपति करता है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? तो ये था सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। नाम से पता चलेगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन था जो भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन से भाग लेती हैं, परंतु उसकी महाभियोग में नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महाभियोग में राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। सिर्फ कौन कौन से बताए थे मैंने? राज्यसभा प्लस में लोकसभा। किससे में भी महाभियोग का वो चाल सका है। 1/3 सदस्य जब न साइन कर देंगे, फिर 2/3 आता, दोनों आता पारित होना चाहिए, दोनों सदन आता। भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब ये मैंने पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा दिया। अब इसके अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा भाई। 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है भाई। 54 में मतदाता होगा। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है भाई? याद करने की ट्रिक देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसके याद करने की ट्रिक मैंने लिख रखी है, एक बार मैं बता भी देता हूँ सारी की सारी। जूम करके बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे जूम कर लिया मैंने, और यहाँ पे आपके राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप चैनल को ना भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत पता है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है हमारे पास, फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड से ही सब कुछ सिखाया जा सके। स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे। देखो ट्रिक याद करो, इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। रसमानी पप्पू, रसमानी पप्पू। ठीक है,
रसमानी पप्पू की रसमानी पप्पू की योग्यता रसमानी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। ये रसमानी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। ये हमारी ट्रिक है, समान है। ये हमारी ट्रिक होगी। और पता है तुम्हें राष्ट्रपति के वो हमारे अनुच्छेद 52 से चालू हैं, ठीक है। अनुच्छेद 52 में रे से क्या होगा, रे से हमारा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा। क्या होगा भाई, राष्ट्रपति होगा 52 में। 53 में 53 में क्या होगा, 53 में होगा भाई संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा भाई। संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। संघीय कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा भाई। और भाई 54 में क्या होगा, 54 में मतदाता होंगे भाई। जो ये 54 है ना, इस 54 में क्या होंगे, 54 में मतदाता होंगे। कौन कौन मतदान करेगा, ठीक है। और भाई 54 हो गया। 55 में क्या होगा, 55 में नीत क्या होगा, निर्वाचन होगा। नीत क्या होगा, निर्वाचन होगा। नीत निर्वाचन होगा 55 में भाई, निर्वाचन होगा भाई, निर्वाचन। आगे देखेंगे रसमानी पप्पू तो क्या होगा 56 में। 56 में पप्पू तो याद आ जाएगा पदावधि। 56 में क्या याद आ जाएगा, पदावधि। पद अवधि, उसकी पद की अवधि कितनी होगी। 56 में क्या याद आ जाएगा, पदावधि। ट्रिक याद करो, रसमानी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। 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 रहता 52 में राष्ट्रपति होगा। 52 में 53 में संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा भाई। 54 में क्या होगा, 54 में होगा मतदाता होंगे। 56 में भाई निर्वाचन होगा। और पप्पू तो 56 में उसकी क्या होगी, पदावधि होगी भाई। 56 में क्या होगी, उसकी पदावधि होगी। एक बार ये इतने इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपना पप्पू के जो ये स्पेस है ना, देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। रसमानी पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई, इस रहते 52 में क्या होगा, 52 में अपना राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में क्या होगा, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष, संघीय कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। 54 में क्या होगा, मत है। 54 में होगा मतदाता। 54 में होंगे मतदाता। कौन मतदाता होंगे, 55 में क्या होगा, 55 में निर्वाचन होगा। 55 में क्या होगा, निर्वाचन होगा भाई। और 56 में इस पहले पात है। 56 में क्या होगा, पदावधि होगी। पदावधि कितनी पदावधि होगी, 5 साल की होती है। और पूत क्या होगा, 57 में होगा पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन का, ठीक है। और 58 में देखो, इस योग्यता से 58 में उसकी योग्यताएं होंगी। 58 में और 59 में शर्तों से सेवा शर्तें होंगी उसकी। 59 में और 60 में क्या होगा, 60 में होगी शपथ। 60 में क्या होगी, शपथ होगी। सहत क्या होगी, सहत है। दे इस सह से क्या होगा, समान के, देखो मैं वो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ समान। दे इसको नीचे लिख देता हूँ समान को। साठ में क्या होगी, 60 में होगी शपथ होगी। 60 में क्या होगी, शपथ।
और 61 में बताया था महाभियोग होगा, 61 में महाभियोग होगा। और न से क्या होगा, न से क्या होगा, नहीं है राष्ट्रपति, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति के उसमें कौन कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, मतलब कार्यवाहक जिम्मेदारी के रूप में उपराष्ट्रपति करेगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से ट्रिक बता देता हूँ कत्ती बिल्कुल। रसमानी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के बताएंगे अब की बार। रसमानी, सबसे पहला वर्ड बताया रसमानी। रसमानी को कैसे याद रखोगे? रसमानी देखो, इस रे में 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा भाई। उसके बाद स है 53 में, जो क्या होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका का, कौन सी कार्यपालिका? संघीय कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। मात है 54 में क्या होंगे, मतदाता होंगे भाई, 54 में मतदाता होंगे भाई। और 55 में क्या होगा, निर्वाचन होगा, निर्वाचन। तो क्या होगा, नीत क्या होगा, निर्वाचन पत्ति, मतलब 55 में क्या होगा, उसकी निर्वाचन पत्ति क्या है, रसमानी। होया समझ में? आया समझ में ना आया? तो 55 में हमारा क्या होगा, निर्वाचन होगा। आई बात समझ में? आगे चलेंगे। रसमानी के बाद क्या था, पप्पू। रसमानी के बाद क्या था, पप्पू। रसमानी के बाद था पप्पू। पप्पू क्या है, 55 तो देख लिया, 56 देखेंगे। ये था पै। 56 में क्या थी भाई, पदावधि थी भाई, 56 में क्या थी, पदावधि थी। और इस पू तक क्या होगा, 57 में पुनः निर्वाचन था, 57 में क्या था, पुनः निर्वाचन था। पप्पू हो गया। रसमानी पप्पू की तो साइलेंट था। योग्यता शर्तें, योग्यता शर्तें क्या थी, योग्यता 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 शर्तें, योग्यता शर्तें। तो इस योग्यता के तक क्या होगा, 55, 56, 57, 58 में क्या थी, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्या योग्यताएं हैं। 58 में अनुच्छेद में उसकी योग्यताओं का जिक्र था, ठीक है। कौन से उसमें, 58 में, 58 में था, 58 में। और अनुच्छेद 59 में उसकी सेवा शर्तें थी, ठीक है। आखिरी है समान है, इस समान को आप ऐसे लिख लीजिएगा, समान है, देखो समान है। आई बात समझ में? मतलब 60 में क्या होगी, अनुच्छेद 60 में उसकी शपथ थी। 61 में क्या होगी, 61 में महाभियोग था। और न तक क्या होगा, जब नहीं होगा, कौन नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति तो उसके स्थान पर कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। ये सारी थी। और यह ट्रिक मैंने नोट्स में लिख भी रखी है, ठीक है। सारे के सारे अनुच्छेद मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो देखो। रसमानी पप्पू, रसमानी पप्पू हुआ था, रहता है राष्ट्रपति होगा। सहत रस्म, सहत क्या होगा, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, यहाँ पे संघीय और लगा देना, ठीक है, ठीक है। रस्म माता क्या होगा, मतदाता होंगे 54 में, ठीक है। ये सारी ट्रिक है, देखो यहाँ तक मैंने बिल्कुल याद कराया आपने, ठीक है। अच्छा, और 54 में मतदाता होंगे, 55 में निर्वाचन पत्ति, 56 में पदावधि, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें। आगे चलेंगे। 72 में मैंने बताया था, 72 में समाधान। देखो ये दो ऐसे नहीं लगता कि माफी मांग रहे हैं। 85 में क्या होगा, संसद के 17 भाषण बनाना, लोकसभा को भंग करना। पॉकेट वीटो 111 में, 112 में बजट पेश करो मारा। 143 में परामर्श की शक्ति है भाई, सर्वोच्च न्यायालय के तय क्या होगी, परामर्श की शक्ति। उसके बाद 123 में अध्यादेश जारी करना। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यहाँ पे अभिभाषण लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें कट गया है, अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, याद रखेंगे। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। तो देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति का टॉपिक तो तक खत्म। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो भाई टॉपिक अगला अपना उपराष्ट्रपति का टॉपिक है। राष्ट्रपति को तो मैंने खत्म कर दिया था बहुत अच्छे से। अब देखो जी, कैसे याद करेंगे कि उपराष्ट्रपति 63वें अनुच्छेद में है। देखो, उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से यह लिया गया है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 63 में है। देखो, अब ये देखो, अगर तुम
अगर तुम, राष्ट्रपति हमारा कौन से अनुच्छेद में था? राष्ट्रपति हमारा था 52वें में। अगर हम इसमें 11 पल सॉरी 52वें में था ना, हाँ जी, इसमें 11 प्लस कर देंगे तो हमारा 63 हो जाएगा। 63 में क्या हमारा उपराष्ट्रपति है। क्या है भाई? उपराष्ट्रपति है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भाई। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता, अतः इसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता भाई। जो उपराष्ट्रपति का वो तो राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ है, मतलब राज्यसभा का स्पीकर है, मतलब सॉरी राज्यसभा का सभापति, पर इसने वोट करने का अधिकार नहीं होता। वही बेचारे ने वोट करने का अधिकार बस ये तो नाम नाम का है। लेकिन उपराष्ट्रपति निर्णायक मत में अधिकार देता है, मतलब कि जब टाई वाले केस में यो देश का भाई, जब कोई मुद्दे पर चीज टाई हो जाना तो ये अपना निर्णय ले सके। योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, वेरी गुड। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने पर राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए था, पर यह राज्यसभा का लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब संसद के किसी भी सदन, ना सत्तर लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। बस उसकी योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रपति की क्या थी? राष्ट्रपति की एक बार मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो राष्ट्रपति की क्या शर्तें थी। राष्ट्रपति की क्या शर्तें थी कि इसमें निर्वाचन मंडल तो हो गया, उसकी योग्यताएं क्या थी राष्ट्रपति की? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। पर सभापति में क्या होना चाहिए? राज्यसभा का निर्वाचित किया होना चाहिए। परंतु ना तो वो लोकसभा का, ना राज्यसभा का, राज्य के विधान मंडल किसी का भी वो नहीं होना चाहिए। क्या? सदस्य नहीं होना चाहिए। ये अपने अपने बात ध्यान में रखनी है। वह संसद के किसी भी सदन, राज्य के विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब इसका देखेंगे कि इसका अपना निर्वाचन मंडल कैसा होता है भाई। राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं बिल्कुल, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं बिल्कुल, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। निर्वाचन अनुपातिक एकल संक्रमणीय पत्ती द्वारा होता है। किसके द्वारा? अनुपातिक एकल संक्रमणीय पत्ती, जो राष्ट्रपति का जैसा होता था। निर्वाचन गुप्त होता है। शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति में त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति। और बताओ, जो राष्ट्रपति को शपथ कौन मनाता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है जी। पदावधि 5 साल की। पद हटाने की वह क्या है? इसको पद से हटाने की विधि क्या है, देख लेते हैं भाई। जब राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों में, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों में महाभियोग प्रस्ताव को बहुमत से पारित 2/3 कर दिया जाता। 2/3 बहुमत पारित कर दिया जाएगा राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति को अपना पद अवधि से पहले हटाया जा सकता है, परंतु इससे 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचित किया जाना आवश्यक है। मतलब इसका कति सिंपल सा फंडा है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। और इसको अगर पद से हटाना है तो क्या करोगे कि राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत पारित कर देंगे तो पद हटा जा सका, पर इसकी सूचना क्या दिन पहले देनी पड़ेगी? 2 हफ्ते पहले, मतलब कि 14 दिन पहले, 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। आए बात समझ में? ठीक है। और आगे की है कि
यह अगर लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देता है तो महाभियोग समाप्त हो जाता है। मतलब कि जो इसका महाभियोग होगा वो शुरू में राज्यसभा में होगा, ठीक है। राज्यसभा में इसका समय पहला महाभियोग चलेगा, फिर 2/3 बहुमत पारित करेंगे तो फिर लोकसभा में चला जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाती है तो उसे अपने पद तक तब तक रहना पड़ेगा जब तक उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले, ठीक है। जब तक रहना पड़ेगा जब तक अपना पद ग्रहण ना कर ले। उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। वह राष्ट्रपति की भी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की सीमा 6 महीने तक होती है, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद के हेतु चुनाव करवा लिया जाता है। इनके बाद राष्ट्रपति चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है जी। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे, ठीक है, और इनको ट्रिक से याद करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इनको ट्रिक से याद करना बताऊंगा। तो दोस्तों आप एक बार ट्रिक देख लीजिए कि किस ट्रिक से आप उपराष्ट्रपति के सारे अनुच्छेदों को याद करोगे। तो उसकी एक ट्रिक है कि मैंने लिख तो रखी है पर पूरी नहीं लिखी है, कि अनुच्छेद 63 से चालू होंगे। अनुच्छेद 63 में, क्योंकि 52 में क्या था हमारा, 52 में हमारा था राष्ट्रपति था, तो अनुच्छेद 63 में इसमें प्लस में 11 कर देना तो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद चालू हो जाएंगे, ठीक है। उसकी एक ट्रिक है, उसका यहाँ से याद रखोगे, उसका क्या करो, निकास, उसका निकास सनी। कैसे याद रखना है? उसका निकास सनी। देखो, उसका निकास सनी, इस लाइन को याद रखो, उसका निकास सनी, उसका निकास सनी, उसका निकास सनी। ऊ तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा 63 में। 64 में क्या, उसका का तो क्या, कार्यवाहक, सॉरी उसका मतलब शायद क्या होगा, सभापति, क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, कार्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य। 66 में नी, उसका नी मतलब निर्वाचन, का तक कार्यकाल। 67 में सत है समय, मतलब कितना समय तक वो रहेगा, ठीक है, रिक्ति की बात कहते हैं, ठीक है। उसका निकास सत क्या होगी, शपथ। और 70 में क्या होगा, निर्वहन। 70 में क्या होगा बेटा, निर्वहन। आई बात समझ में? यह थे हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद की ट्रिक। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका एसएस ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिससे आप उसको याद रख सकते हैं। उसका निकास है सनी, ठीक है। और मैंने राष्ट्रपति की क्या ट्रिक बताई थी भाई, राष्ट्रपति की भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप सभी को याद होगा कि है रसमानी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी, आप देख सकते हो पीछे वीडियो करके। देखिए प्यारे दोस्तों, एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। 63 में उसका उत उपराष्ट्रपति, आगे 64 में सह मतलब राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। 64 में बात बताई है उस का कार्यवाह के रूप में, मतलब कि जब राष्ट्रपति की रिक्ति हो तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। उसका निकास का था क्या होगा, उसका नी तो क्या होगा, निर्वाचन। 66 में निर्वाचन होगा, और उसमें फिर होगा 67 में निकास। पदावधि को क्या बोलते हैं, कार्यकाल भी तो बोलते हैं भाई, पदावधि को कार्यकाल भी तो बोलते हैं। आगे देखेंगे, फिर 67 का क्या, पद त्याग। एक इम्पोर्टेंट है, इसका पार्ट याद रखना कि 67, देखो पदावधि के बाद ही तो पद का त्याग होगा ना,
तो 67 क में इसके पद त्याग की बात कही गई है। 67 क में पद त्याग, और ख में महाभियोग, और ग में पदावधि समाप्त होने पर जब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। ठीक है, आ गया 67 के बाद आता है अपना 68 निकास। से क्या था उसका, से बताइए क्या था उसका, का से कार्यकाल होगा उसका निकास, से बताइए, से अभी बताता हूँ ट्रिक से आपसे क्या था से। देखिए से था समय, से क्या था समय, और दूसनी से क्या था, इस से शपथ थी, और इस न से क्या था, निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उपराष्ट्रपति के सारे पद विद ट्रिक से अपने याद कर लिए होंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कर लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से पहले किस पद पर थे? पहले कौन से पद पर थे? सोवियत संघ के राजदूत हुआ करते। ये क्या हुआ करते? सोवियत संघ के राजदूत हुआ करते। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति का। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उसमें कार्य करता हो ना, राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। भारत के उपराष्ट्रपति कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कौन निकाल सकता, मतलब कौन हटा सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा में पेश किया जाता है महाभियोग का प्रस्ताव। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन होते हुए हुई थी? कौन सी थी? कौन था वो? था कृष्णकांत की उस पर हुई थी, और जाकिर हुसैन की राष्ट्रपति के में हुई थी। ठीक है, प्रस्तावक कितने होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद में उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना चाहिए? मतलब उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को नामांकन निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों को प्रस्तावित करना चाहिए? 20। इंपॉर्टेंट है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि? 15,000 की राशि। और यह वही ट्रिक है भाई, वही ट्रिक है ये। ठीक है, इसको देख लेना। और हमारा अगला टॉपिक होता है, हम देखेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद को देखेंगे। अगला टॉपिक है, यहाँ से टाइटल मिटा हुआ है। इसमें जो हम प्रधानमंत्री और को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है भाई अपना प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मतलब कि केंद्रीय मंत्री परिषद। मतलब कहने का मतलब कि यह प्रधानमंत्री पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री। अब आपको एक बात बताइए, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो 52 में क्या था, 52 में तो अपना राष्ट्रपति था। 52 में अपना क्या था भाई? राष्ट्रपति था। इसमें मैं प्लस में 11 करूँगा तो 63 में अपना उपराष्ट्रपति आ जाएगा। 63 में अपना उपराष्ट्रपति आ जाएगा। और इस 63 में प्लस में 11 करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई? इसमें प्लस में 11 करूँगा तो हमारा 74 आएगा, और उसमें प्रधानमंत्री के पद का जिक्र है। और प्रधानमंत्री के पद और आगे आगे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की मैंने ट्रिक बताई थी, रसमानी पप्पू की वह क्या है, शर्तें समान हैं। रसमानी पप्पू की सेवा शर्तें समान हैं। ठीक है, इस तरीके से याद करवाया था। उपराष्ट्रपति का क्या बताया था? उसका निकासनी। इस तरीके से याद करा दी। प्रधानमंत्री को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर से भी जरूर आपको बता देना है कि कैसी क्लास आपको लग रही है जी। ठीक है जी, देखते हैं भाई। देखिए भाई पढ़ते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अच्छा, संसदीय शासन व्यवस्था में एक नाम मात्र का कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है, एक मात्र नाम मात्र का तुम्हें पता चल गया होगा कौन होता है? वो होता है अपने राष्ट्रपति महोदय।
राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, परंतु ये इन शक्तियों का प्रयोग अकेले नहीं कर सकता भाई, अकेले नहीं करेगा वो, ठीक है। जिनका उपयोग संसद के द्वारा चुने गए मंत्रियों के माध्यम से होता है। संसद के जो मतलब जो लोग से महामैदा चुन के आते हैं, उनके मंत्रियों द्वारा उनकी सलाह पर कर सकता है। अब इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति कैसे करता है, ये है अनुच्छेद 74 और 75 का अध्ययन जरूरी है। इन खातर अनुच्छेद 74 और 75 का अध्ययन जरूरी है। 74 में तो तुमने बेरा लगेगा कौन है, देखेंगे कौन है भाई 74 में, देखो भाई अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद का चयन करेंगे जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधान कौन होता है? प्रधान, जिसका प्रधानमंत्री होता है। 75 में अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री चुनता जो कि बहुमत दल का नेता होता है। जो बहुमत जो दल आया है उसके प्रमुख नेता को प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है। मतलब 74 में प्रधानमंत्री के पद का जिक्र मिला है। वो वैसे ज्यादा पावर देखी जाए, ज्यादा पावर हमारे पीएम में होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मोदी फिलहाल जो मोदी है उसकी ही सारे के क्या है हवा बनी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति का तो एक नाम मात्र पद होता है, नाम मात्र कार्यपालिका का हेड होता है। आगे देखेंगे मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कैसे होगी, देखो प्रधानमंत्री के को शामिल करके लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री परिषद में नहीं हो सकती। मतलब कि प्रधानमंत्री शामिल कर लिया जाए और लोकसभा के कुल सदस्यों का, लोकसभा के कितने सदस्य हैं बताइए, लोकसभा के कितने सदस्य हैं आपको कमेंट करके बताना कि लोकसभा के सदस्य कितने हैं, ठीक है। ये आपका काम है, बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को याद होना चाहिए। मतलब लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैं प्रधानमंत्री भी शामिल कर लिया। और यह बात कौन से संविधान संशोधन में कही कि 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2002 में। कल मैं पढ़ा कर आया हूँ 86वां, मतलब पिछली वीडियो में बताया था। अब बताइए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या बात हुई थी, उसको ही बताना है। 91वां संविधान संशोधन 2003 होया, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन को 2003 में हुआ था। 2003 में हुई थी, 91 में यह बात कही गई थी कि 15% ऊपर ना होने चाहिए, ठीक है। मंत्रियों की शपथ दिलाने का काम कौन करता है? वही राष्ट्रपति करता है। इवन के पार्ट आ जाए जो 75 का 2 पार्ट, 75 का 3 पार्ट, ऐसे ऐसे पार्ट आएंगे, ठीक है, उनको याद करना है। 75 का 2 पार्ट। इसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रयाद प्रसंत क्या करते हैं वो लेते हैं, शपथ लेते हैं। 75 का 3, इसके अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75 में के बात कही गई है कि प्रसाद पर्यंत के लिए होंगे शपथ धारण करेंगे। पचहत्तर 4, अपने पद को ग्रहण करने से पहले हर मंत्री को प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति के सामने पद की गोपनीयता की शपथ। 75 4 में गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है ये भाई सीक्वेंस में याद होने चाहिए, वही बता दिए पहले, रटने पड़ेंगे। पीडीएफ जाए तो दे रखी है, ये रट लो, एक बार वीडियो देख के पता समझ गया। 75 में 2 में क्या था? इसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है। मतलब क्यों कर याद रखोगे इसमें याद रखोगे 75 में 75 याद रखोगे, 2 ने याद रखोगे 2 लाडू, पीछे जाकर 2 लाडू प्रसाद के 2 लाडू लिया, पीछे जाकर प्रसाद के 2 लाडू लिया,
पीछे जाकर प्रसाद के 2 लाडू लिया। इस प्रकार 75 ने पीछे पीछे जाकर प्रसाद के 2 लाडू लिया। प्रसाद पर्यंत तो आ जाएगा। वैसे कीवर्ड ही तो ध्यान रखना होता है, एक यही तो इम्पोर्टेंट है, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब कि पीछे जाकर 2 लाडू लिया। हो गया। आगे चलेंगे। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होगा? देखो भाई, लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद है, लोकसभा मंत्रिपरिषद ने कहा है कि ना तुम्हारे प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, ना तो पीछे तेरी इसी तीसी कर देंगे, पीछे तेरी तो 3 याद आ जाएगा, पीछे तेरी ऐसी तैसी कर देंगे अगर हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ तो। पीछे तेरी ऐसी तैसी कर देंगे अगर हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ तो। हमारे कौन? लोकसभा के प्रति। ठीक है, पीछे जाके क्या लिया? 2 लाडू लिया। पीछे जाके 2 लाडू लिया प्रसाद के, पीछे जाके 2 लाडू लिया प्रसाद के, और पीछे तेरी क्या कर देंगे? ऐसे तैसे कर देंगे जब हमारे उत्तरदायी ना हुआ। ठीक है, चौथी बात 75-4 में क्या है? 75-4 में देखेंगे। 75-4 में अपने पद को ग्रहण करने से पहले हर मंत्री प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति के साथ गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता से हर मंत्री क्या लेगा? गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता मतलब कि देखो, पीछे एक बार लिखा लो कि चारों ओर कोई देख तो नहीं रहा। देखो पीछे देखो कि चारों ओर कोई देख तो नहीं रहा। हमने सभी मंत्रियों ने क्या लेनी है? गोपनीयता शपथ है, मतलब सीक्रेट ओथ लेनी है हमने। ठीक है, गोपनीयता की शपथ लेनी है, गोपनीय होकर। ठीक है, मतलब याद आ जाएगा ना, ओए पीछे लिखाओ, पीछे देख लो कोई चारों ओर से देख तो नहीं रहा, नहीं तो हम गोपनीयता की शपथ कैसे लेंगे? गोपनीयता की शपथ हम कैसे लेंगे? आई बात समझ में? ठीक है जी। और यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 4 की जगह तुम यहाँ पे यह लिखा मिल जाए ABCD आ जाए। मान ले ABCD होती तो हमारा 4 की जगह D होता। अगर हमारा क ख ग होंगे, क ख ग घ तुम्हारा घ होंगे। तो इस प्रकार से याद रख लेना आप। ठीक है, कहीं वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओ नहीं। यहाँ पे गिनती भी हो सकती है, ABCD भी हो सकती है, क ख ग भी हो सकते हैं, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, पीछे लगा लो कि चारों ओर कोई देख तो नहीं है, गोपनीयता की शपथ याद आ जाएगा आपको। 75-3 में। ठीक है, 75 इतने मारूंगा अगर तू लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, कौन? मंत्रिपरिषद। पीछे जाकर 2 लाडू लिया मतलब प्रसाद लिया, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। आई बात समझ में? भाई याद तो हर एक चीज कराने, क्यों नहीं होगी याद। आगे चलेंगे। 75-5 सभी मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है जी। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने का सदस्य बनने के लिए समय दिया जाता है। जाके तो इलेक्शन लड़ ले और उड़े रखे बन जा, तू सदस्य बन जा, 6 महीने का टाइम। ठीक है, 75 में 75-5 ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 75-5 में यह बात कही है, 5 में। ठीक है, ठीक है, 5 तो याद कर लो, पहुंच। ठीक है, जा तेरी इतनी पहुंच जा, तेरे में हिम्मत हो तो कितने तो वो बन जाता, तो तेरा खाता 6 महीने का टाइम। पहुंच किस बात की पहुंच? अगर सदस्य नहीं है, तेरी इसी चल है पूरे देश में, जा कितने किसी भी राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बन जा। विधानसभा का नहीं होना चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा का। राज्यसभा या लोकसभा की बात की है। ठीक है, वैसे ये राजनीति है कि इसमें क्या होता है कि मान लो कोई सदस्य नहीं होता तो किसी भी को भी पैसे देकर वहाँ से इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, वहाँ से चुनाव हो जाता है और वहाँ तक उठ कर वो बन जाता है। ठीक है, 75-5 से रखेंगे पहुँच तो याद रख लेंगे, तेरी पहुँच होता था कितने इलेक्शन लड़ ले और बन के दिखा दी। इंपॉर्टेंट नोट, मैंने सारे ट्रिक तो याद करा दिए भाई, कत्ती सारे करा दिए, एक बार रिवाइज भी मरवा दूंगा, टेंशन ना लो। इंपॉर्टेंट नोट, यदि लोकसभा की किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को, मतलब किसी के प्रति मतलब नु आ जा, मतलब अविश्वास प्रस्ताव ना कुछ धोखाधड़ी करी है, सही काम नहीं कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जा तो उस कंडीशन में सारी मंत्रिपरिषद ने के देना पड़ेगा त्याग, पूरे मंत्रिमंडल त्याग पत्र देना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक बार करा दूं कि एक बार ये सारे के सारे अनुच्छेद याद करने, क्योंकि अनुच्छेद याद करने बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं और मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है जी, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो,
सबसे पहले याद कर देते हैं, मैंने 52 याद करवाया था। 52 में क्या था भाई अपना, 52 में अपना था भाई प्रेसिडेंट था भाई, जिसे हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं। इसमें मैंने 11 प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 63, और यहाँ 63 तो हो गया वाइस प्रेसिडेंट। ये सभी के ट्रिक से याद कराए अनुच्छेद। और इसमें 11 ऐड कर दिया तो भाई क्या आ गया भाई, पीएम आ गया। पीएम के बारे में हो गया, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद का क्या होगा, प्रधान होगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा 73 में, सॉरी 73 में कि 74 में। फिर 75 में क्या होगा भाई, पीएम को शपथ कौन दिला होगा, पीएम को शपथ दिला होगा, राष्ट्रपति की बात की है भाई, ठीक है। ये 75 का 2, 75 का 1 याद नहीं करवाया क्या मैंने, 75 का 1, 75 का 1 शायद याद नहीं कराया, कोई ना, 75 का आप देख लेना, वैसे मैंने लिख ही रखा होगा, यहाँ पे लिख रखा है, देख लेना। 75 के में 2 है, पीछे दागा के लिया, 2 लाडू लिया, मतलब कि प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत की बात हुई थी इसमें। किसकी बात हुई थी, प्रसाद पर्यंत की बात हुई थी। प्रसाद पर्यंत मतलब कि जो सारे मंत्री है ना मंत्री परिषद के, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के करेंगे, पद धारण करेंगे। ये करेंगे, पद धारण करेंगे बेटे, के धारण करेंगे, पद धारण करेंगे। आई बात समझ में। 75 3, इच्छा होगा तेरा मारूंगा मैं, इच्छा होगा तेरा मारूंगा। क्यों, अगर तू उत्तरदायी नहीं हुआ, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, जो लोकसभा है ना, जो मंत्री परिषद होगी ना, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद बात करते हैं, मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होगी वह उत्तरदायी होगी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी भाई। किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के। ये 75 4, 75 4 मतलब उन्होंने देखे तो हो 4 और, वो 4 और कोई सुन तो नहीं रहा है, मतलब गोपनीयता की शपथ लेते हैं भाई सारे मंत्री। सारे मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, गोपनीयता की, गोपनीयता की शपथ लेते हैं भाई, ठीक है। और 75 5 में क्या है, 75 5 में क्या पहुंच, मतलब कि अगर कोई मंत्री बनना चाहे, अगर उसके द्वारा योग्यता नहीं, किसी का मेंबर नहीं है ना, मतलब कि वो एक सदन चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का होना जरूरी है नहीं है, तो उसके लिए 6 मंथ का टाइम दिया जाता है भाई। तेरी इतनी पहुंच है, तू कितने तो इसका मेंबर बन जाए तो वो तने हम मंत्री बना लेंगे। आई बात समझ में। ये थे भाई। अगर केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रकार कितने होते हैं भाई, केंद्रीय मंत्री परिषद में हमारे भाई 3 प्रकार के मंत्री देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, और होते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। देखते हैं भाई इन सभी को। सबसे पहले बात करते हैं भाई कैबिनेट मंत्री, जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्री। जो भाई बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, वे आते हैं अपने कैबिनेट मंत्रियों में। क्या आते हैं, किस में आते हैं, कैबिनेट मंत्रियों में। फिर आते हैं आगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं भाई, राज्य मंत्री वहाँ होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों के क्या होते हैं भाई, सहायक होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री के अंतर्गत आते हैं कैबिनेट के मंत्रियों के सहायक और राज्य प्रभार मंत्री। उसके बाद उप मंत्री, इन्हें प्रशासनिक कार्य का भार संभाला जाता है। उप मंत्रियों को प्रशासनिक कार्य कौन संभालेंगे, उप मंत्री। और राज्य मंत्री कौन होंगे, कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होंगे, ठीक है। सबसे बड़े कौन से होंगे, कैबिनेट मंत्री। आए बात समझ में। तो सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी क्लास में। देखते हैं आगे कि देखो, सबसे छोटे तो मंत्री होते हैं, उससे बड़े हमारे राज्य मंत्री होते हैं, उससे बड़े हमारे फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, और सबसे बड़ा तो पीएम ही होता है। सतम 1 2 3 4 ही मंत्री परिषद होती है। अब तो मैं फर्क बताते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या होता है, देख लीजिए दोनों के डिफरेंस। मेरे को नहीं लगता कि आपने पॉलिटिक्स इससे अच्छे नोट्स देखे होंगे, बता देना भाई कमेंट करके। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्री परिषद पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मंत्री परिषद होते हैं। पर मंत्रिमंडल में इम्पोर्टेंट मंत्री और पीएम और कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में होते हैं। इसमें शक्तियां मंत्रिमंडल से प्राप्त होती हैं। इसे शक्तियां किससे प्राप्त, क्योंकि मंत्रिमंडल तो इससे पावर होगा, जो ये शक्ति देंगे वो यह काम करेंगे। इसे शक्तियां मंत्रिमंडल से प्राप्त होती हैं, पर इसमें शक्तियां अधिक होती हैं। आर्टिकल 74 तथा 75 में वर्णित है। मंत्रिमंडल का मूल संविधान में कोई वर्णन नहीं है। यह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई, बता दो भाई। 4 और 4 प्लस में 8 मतलब 1978 में।
1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल का वो है मंत्री परिषद का 74 से लेकर 75 तक। और हमारा जो टॉपिक था केंद्रीय मंत्री परिषद, ये हमारा 74 से लेकर 75 तक आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री देखते हैं भाई। भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है, तो 75 में किया गया, अनुच्छेद 74 में भी किया गया, वही 75 में भी है। 75 में तो बतावा है कि हाँ एक नहीं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण, मतलब सारी शक्तियां इसके हाथ में हुए हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख नेता होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नेता होता है। राष्ट्रपति राज्य का और सरकार का प्रधानमंत्री। चुनाव प्रक्रिया तो सभी को पता होगा। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया, प्रधानमंत्री का चुनाव जनता पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। इस चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के प्रमुख नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है जी। प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित होना चाहिए भाई का। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का एक का सदस्य होना चाहिए। उम्र 25 साल, पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी थी अपनी? 35 साल थी। प्रमुख कार्य क्या है भाई इससे? पीएम मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति के समस्त प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति इन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रियों को विभाग का चयन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने या उससे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री, रुको एक मिनट, शुरू करते हैं भाई। देखो भाई, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है भाई। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने या उससे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। और मान ले प्रधानमंत्री खुद भी त्याग पत्र दे दे तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार देख सकते हैं भाई। तो भाई जो भारत का पहला पीएम होगा वो है जवाहरलाल नेहरू था भाई। और प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल भी जवाहरलाल नेहरू होगा। देखो ये कार्यकाल है 16 साल के 9 महीने 12 दिन। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वे ऐसी पहली महिला रही जो अलग अलग अवधियों तक प्रधानमंत्री रही हैं। ऐसी प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुए। इसे प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुए वे थे चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह, जो चरण सिंह प्रधानमंत्री थे ना, वह कदे भी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुए थे। नाम याद रख लेना भाई, चरण सिंह। नुकती कदे भी लोकसभा में चरण नहीं टेक किया अपने चरण सिंह ने। विश्वास मत पाने में असफल होने वाले पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्व किसी का भी विश्वास और विश्वनाथ किसी का भी के नहीं ले पाया, विश्वास नहीं ले पाया। ठीक है, और चरण सिंह कदे भी लोकसभा में प्रस्तुत न हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के रहा था, प्रधानमंत्री रहा था। पीएम के पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम पीएम थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी मतलब नाम याद रखो, मोरा। मान ले कोई मारा है, किसी ने तंग करा है भाई, वो तो त्याग पत्र दे देगा। तो पहला त्याग पत्र किसने दिया था? मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव और कदे चरण नहीं टेके लोकसभा में, चरण सिंह ने। आगे चलेंगे हम। ऐसे पीएम जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, नरसिम्हा राव भाई। नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और फिर उसने क्या किया भाई
के मैंने बताया 75(5) के तहत उन्हें 6 महीने का टाइम दिया गया और किसी भी एक सदन का सदस्य बनने खातर टाइम मिला जब ये प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हो कहाँ हुई भाई? यह भाई ताशकंद में हुई थी भाई 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी। सबसे अधिक उम्र वाले पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने त्याग पत्र दिया था भाई। आगे भाई और सबसे कम उम्र के थे भाई राजीव गांधी प्रधानमंत्री। सब तक कम उम्र के कौन थे? राजीव गांधी थे। आगे चलेंगे। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद व अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पर इनकी उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? यो देखो, जो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, पढ़ के आए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछ ले, नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष पूछ लेना तो आपने प्रधानमंत्री लगा देना है। पहला आया विश्वास प्रस्ताव पीएम, किस पीएम के खिलाफ आया था भाई? जवाहरलाल नेहरू। और अविश्वास प्रस्ताव में असफल कौन हो गए थे? विश्वनाथ। वे प्रधानमंत्री के नाम जो पीएम बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे पीएम जो राज्यसभा के सदस्य थे वे थे इंद्रदेव गुम हो गए। ऐसे याद रखो, इंद्रदेव गुम हो गए, इंद्रदेव गुम हो गए। इंद्र तो कौन थे? इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी भाई। आगे देवता HD देवगौड़ा भी राज्यसभा के सदस्य थे भाई। गए तो कौन है? गुजराल भी सदस्य थे भाई। और मैं तो कौन थे? मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो ऐसे थे भाई? कितने थे? 1 2 3 4 हुए हैं। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और मनमोहन सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं भाई, पर उसके बाद संघीय संसद पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा भाई? जगजीवन राम का। कैबिनेट मंत्री की बात करी है जिनको रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। नाम भी देखो ईसा, जगजीवन राम। इतना जीवन काट लिया उसने मंत्री रह गए, मतलब सबसे लंबा कार्यकाल है भाई 32 साल का भाई। सबसे लंबी अधिक अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभाला राजकुमारी अमृत कौर ने, जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ऐसे कौन से पीएम जो अविश्वास मत से पराजित हुए थे? कौन कौन से थे भाई? एक तो सब पहले तो विश्वनाथ प्रताप, HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था, और बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। और भाई कौन राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी, IK गुजराल, मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा। आमतौर पर प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होते हैं भाई? लोकसभा का। ऐसे पीएम जो विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा। कौन थे भाई? विधानसभा के सदस्य थे। ऐसे पीएम जो विधानसभा के सदस्य थे HD देवगौड़ा थे। कौन थे? HD देवगौड़ा। ठीक है, ऊपर एक प्रश्न भी पढ़ा था हमने, बता देते हैं। ऐसे पीएम जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर HD देवगौड़ा क्या थे? विधानसभा के थे, पर होना चाहिए राज्यसभा या लोकसभा का, तो फिर इससे भी टाइम दिया गया था। किसने 2 बार कार्यकारी पीएम के रूप में पद संभाला था? कार्यकारी पीएम के रूप में पद संभाला था गुलजारी लाल नंदा ने संभाला था 2 बार कार्यकारी पीएम गुलजारी लाल नंदा ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद किसने कार्यभार संभाला था? गुलजारी लाल नंदा ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू मरा, उसके बाद कार्यकाल गुलजारी लाल नंदा ने। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई थे। और भाई प्रथम गैर कांग्रेसी बात करते हैं राष्ट्रपति की, कौन थे? VV गिरी थे।
आगा आता है संघीय संसद। संघीय संसद, इसमें हम राज्यसभा को पढ़ेंगे। देख लीजिए राज्यसभा की एक बार मैं बता देता हूँ कितना पढ़ना राज्यसभा के बारे में आपने। उसमें ही राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, राज्यसभा के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और फिर लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा, फिर लोकसभा का पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी पढ़ेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आर्टिकल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और उसके बाद इसके लोकसभा अध्यक्ष के क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। और फिर हमारी जो है ये आज की मैराथन यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारी आज इसमें और जो चैप्टर कौन कौन से पढ़ेंगे, राज्यसभा को, राज्यसभा प्लस में लोकसभा पूरे का पूरा खत्म करेंगे, पूरी की पूरी खत्म कर देंगे भाई। तो टॉपिक अपना भाई संघीय संसद का टॉपिक देखेंगे। भारत में संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। राष्ट्रपति को तो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये पढ़ेंगे राज्यसभा, उसके बाद पढ़ेंगे लोकसभा, ठीक है। और ये जो बात बताई गई ना संघीय संसद का जो वो है, संघीय संसद जो बनती है वो तीनों तो मिलकर बने हैं। और ये अपने आर्टिकल 79 में, ठीक है, ठीक है, 79 में हमारी बात की गई है, तीनों से मिलकर बनती है। अब पढ़ते हैं भाई राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, राज्यसभा के बारे में। क्लास कितने मिनट की हो चुकी है भाई, क्लास लगभग हमारी 1 घंटा 20 मिनट की हो चुकी है। और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। यह उच्च सदन होता है। राज्यसभा कैसा सदन होता है भाई, राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा कैसा सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, 250। राज्यसभा की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है, आर्टिकल 80 में। राज्यसभा की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है, आर्टिकल 80 में। 79 में संघीय संसद की बात की गई है कि तीनों तो बने हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा था। राज्यसभा कौन से में 80, ठीक है, राज्यसभा कौन से में 80 में याद रखना है। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र से होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई, 30 वर्ष होती है। और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने की 35 वर्ष। अरे भाई अपना प्रधानमंत्री बनने की कितनी होती है भाई, 30 वर्ष। चुनाव प्रक्रिया, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के विपरीत राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब होगा कि लोग सीधे वोट न डालकर राज्यसभा के सांसदों का चुनाव नहीं कर सकते, बल्कि उनके द्वारा चुने गए विधायक वोट डाल कर करते हैं। मतलब विधायकों की वोटा था बना है, इस तरीके से होता है भाई। जो मैंने ये नोट्स हम बता रखे है ना, कंपटीशन लेवल में जो सी भी मशहूर है किताब है ना, वो उठा के देख लियो, या चीज ना मिला आपने। आप भाई लूसेंट उठा कर देख लियो, लूसेंट उठा कर देख लियो रे। लूसेंट में अगर ये चीज पा जाना मेरे तो बता दियो, मतलब छोटी मोटी चीज पाए जाएंगी, पर नो नहीं बता पाओगा कि इस तरीके तो वोटिंग किस तरीके तो है। आज उठा कर देखो, कल उठा कर देखो, ना पाओगे चीज, ठीक है। और बहुत ज्ञान की चीज मैं बताऊंगा कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। चुनाव प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनको तो पता हो सकता है, पर जो जर्नल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए नहीं पता होगा। राज्यसभा चुनाव में विधायक अलग अलग वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर सीट पर सत्तारूढ़ पार्टी का कब्जा होगा। मतलब जिसके विधायक गणे बन रहे हैं तो इसका मतलब वो बन जाएगा भाई राज्यसभा में, तो वो पहुंचेगा। पर इस प्रकार ऐसा नहीं होता। दरअसल वोटिंग के वक्त हर विधायक को एक सूची दी जाती है, जिसमें
राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए अपनी पहली पसंद, फिर दूसरी पसंद, फिर तीसरी पसंद आदि लिखनी होती है। अपनी जो कर आदमी होगा खड़े 3, एक जो कर सत्तारूढ़ वाली पार्टी थे अपने आदमी ने खड़ा करा देंगे और सारे विधायक उस पर वोट देंगे, वो जीत जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, मैं 3 पसंद दी जाती है। पहली पसंद कौन सा विधायक है, दूसरी पसंद कौन सा विधायक है और तीसरी पसंद कौन सा विधायक है। इसके बाद एक फार्मूला के द्वारा तय कर लिया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी जीतता है। तब कौन सा फार्मूला भाई वो देखते हैं। तो भाई कौन सा फार्मूला होता है और वो फार्मूला देख लेते हैं कि जिस फार्मूले से अपना चुनाव करवाया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का, किस फार्मूले के तहत भाई चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, देखो भाई चुनाव किस तरीके से कराया जाता है। भाई फार्मूला क्या होता है भाई चुनाव का, किसी प्रत्याशी को राज्यसभा सीट जीतने के लिए कितने विधायकों का वोट चाहिए। अब देखते हैं, इसके लिए राज्य की कुल विधान सीटों में, जितने भी विधानसभा की सीटें, राज्य की कुल विधान सीटों में जितनी सीटों पर चुनाव कराना है, कितनी सीटों में चुनाव कराना, मान ले जितनी भी सीट हो उसमें से एक अधिक से भाग देते हैं और जो फल आता है उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं भाई, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण देकर समझो। उदाहरण के तौर पर अगर एक राज्य में 400 विधानसभा की सीट है, अच्छा, और 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होना है, मान लो राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, तो मतलब क्या करेंगे, कुल विधानसभा की सीट है 400, 3 पर चुनाव कराना है, तो इन है ना 3 प्लस में 1 तक भाग दे देंगे, नू कर देंगे भाग, मतलब सीट में तो 1 जोड़ के और विधानसभा की सीट तक भाग दे देंगे। इसका नतीजा 100 आएगा, जिसमें जोड़ने पर 101 आएगा, फिर उसमें भी 1 जोड़ना है, जो इस राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जरूरी विधायकों की वोटों की संख्या है। जब किसी एक प्रत्याशी को पहले पसंद के 101 वोट नहीं मिलते तो दूसरी पसंद के वोटों की गिनती कर ली जाती है और इस फार्मूले को हेयर फार्मूला बोला जाता है। इस फार्मूले को हेयर फार्मूला बोला जाता है। क्या नाम है इस फार्मूले का, इस फार्मूले को हेयर फार्मूला कहा जाता है। इस फार्मूले को 1857 में थॉमस हेयर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, थॉमस हेयर ने।